हेलो फ्रेंड्स। मैं विकेश सर इस वीडियो में आपको आरआरबी टेक्नीशियन का जो एग्ज़ाम होने वाला है 2024 में, इसके लिए मैं चौथा सेट लेकर के आया हूँ। इस वीडियो में आपको पिछले वर्ष का जो है क्वेश्चंस बताऊँगा। देखिए, एग्ज़ाम से पहले जो है, परीक्षा से पहले आपको जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हैं तो आपको इतना अंदाज़ लग जाता है कि एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपकी कितनी तैयारी है और कितनी नहीं है, आपका कौन सा टॉपिक जो है स्ट्रॉन्ग है और कौन सा टॉपिक वीक है। अगर आप अपने वीक टॉपिक पे जो है ज़्यादा फोकस करेंगे तो उसमें आपके बहुत ही अच्छे नंबर आ सकते हैं। इसलिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ज़रूर देखें। इस पीडीएफ में जो है हमने सभी विषय के सभी क्वेश्चंस को रखा है और सभी क्वेश्चंस को जो है हम सॉल्व करके आपको अच्छे से बताएंगे और अच्छे से समझाएंगे। इस पीडीएफ में टोटल 75 क्वेश्चन है, क्योंकि जो पहले एग्ज़ाम होते थे आरआरबी टेक्नीशियन के, रेलवे के टेक्नीशियन का एग्ज़ाम, तो उसमें टोटल 75 क्वेश्चन ही होते थे। हालांकि अब अगर आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो उसमें 100 क्वेश्चन रहेगा। तो इस वीडियो में मैं आपको जो 75 क्वेश्चन है इसमें से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 30 तक के सभी क्वेश्चन को बताऊँगा। इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन आपको जो है मैथ रीजनिंग के देखने के लिए मिलेंगे और कुछ क्वेश्चन ही जीके जीएस के हैं। तो इस वीडियो में आपको यहीं 1 से लेकर के 30 तक के सभी क्वेश्चंस को बताऊंगा। जितने भी मैथ श्रेणी के क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको बताएंगे और अच्छे से समझाएंगे। इसलिए वीडियो में आप बने रहिए, वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं एक एक करके सभी क्वेश्चंस को। साथ ही जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो अपलोड करूँगा तो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अब चलिए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं एक एक करके सभी क्वेश्चंस को। देखिए, थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं फिर बताते हैं। देखिए, यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहे हैं और एक एक करके सभी क्वेश्चंस को देखेंगे। देखिए ध्यान से, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन क्या है कि तान्या के वेतन में 15% की वृद्धि की गई है। ठीक है, उसका बढ़ा हुआ जो वेतन है वो 14,030 रुपया है। तो उसका मूल वेतन कितना था हमको ये बताना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखें। सबसे पहले आपको क्या करना है कि तान्या का मूल वेतन कितना है वो हमको नहीं मालूम है। तो आप इसे कुछ भी मान लीजिए, ए बी सी डी कुछ मान लीजिए, चाहे एक्स मान लीजिए। तो हम तान्या के वेतन को मान लेते हैं एक्स। अब देखिए, आप माना कि यहाँ पे नहीं लिखिएगा कि माना कि तान्या का मूल वेतन बराबर x रुपया। वो जो है समझने के लिए पहले किया जाता था। आप कंपटीशन के स्टूडेंट हैं तो आप ये सब ना करें, मन में ही मान लें कि एक्स जो है क्या है, तान्या का मूल वेतन है। अब उसके वेतन में अगर 15% की वृद्धि हुई है तो प्रतिशत में जितना परसेंट की वृद्धि कहता है तो उसको 100 में जोड़ के लिखा जाता है। अगर 15% यहाँ पे वृद्धि हो रही है, मतलब हम क्या करेंगे, 100 में जब 15 जोड़ेंगे तो 115 आएगा, तो 115% यहाँ लिखेंगे। और जब परसेंटेज यहाँ से हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा। और बराबर 14,030 रुपया है तो हम यहाँ 14,030 रुपया लिख देते हैं। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। इसको जब काटिएगा 5 से तो 23 मरतबा कटेगा, और जब इसको 5 से काटिएगा तो ये 20 मरतबा कटेगा। ठीक है, आगे जब 23 से इसको काटिएगा तो 23, 20 छक 120, 3 छक 18, 6 मरतबा एक कट लगाइएगा तो 6 3 18 के 8, शेष 1, 6 दूना 12, 1 3 138 हुआ है 140। तो कितना बचा यहाँ पे शेष, दो दो पर आएगा 3, 23 हो जाएगा। तो 23 से कम 23। ठीक है, और जीरो है तो जीरो हो गया। तो इधर हुआ 610 और इधर नीचे बट्टा में बचा है 20। तो देखिए, जो 20 जो इधर बट्टा में है, जब मतलब भागा में है, वो जब उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा। तो x बराबर हम क्या लिख सकते हैं, बोलिए। तो x बराबर हम लिख सकते हैं, जैसे कि ये 610 तो रहेगा ही, ठीक है, और इस 20 से जाकर उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। और मल्टीप्लाई करना भी बड़ी आसान है। सबसे पहले आप देखें कि टोटल जीरो कितना है, तो एक जीरो यहाँ, एक जीरो यहाँ, दो जीरो। तो आप दो जीरो को जो सबसे पहले यहाँ पे लिख दें। क्लियर है। चलिए, अब 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए 61 में, तो 61 दूना, चाहे दो या कम, दो दो छक 12, या फिर 61 दूना कितना होता है 122। 61 दूना कितना होता है 122। तो इसका यही आंसर हो जाएगा, 12,200 रुपया आ रहा है। तब देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया है। तो 12,200 रुपया जो ऑप्शन नंबर 1 में दिया है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो, सॉरी ऑप्शन नंबर 3 में दिया है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या कह रहा है कि श्री एक्स कुमारी वाई के दादा का एकलौता बेटा है। ठीक है, तो देखिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। इसमें जैसे जैसे आपको मतलब जो है मैंने एक लाइन को आप पढ़ें और पहले उसको लिख दें और उसके बाद आप आगे बढ़ें, मतलब इसका डायग्राम बना लें। तो देखिए श्री एक्स जो है कुमारी वाई के दादा का इकलौता बेटा है। तो वाई क्या है, कुमारी है, मतलब फीमेल है, तो हम इसके लिए माइनस का यूज करेंगे और मेल के लिए प्लस का यूज करेंगे। ठीक है, तो अब इसके दादा बनाने हैं वाई के, तो वाई के अब दादा होने के लिए इसका कोई पिता होना चाहिए। तो मान लीजिए कि वाई के पिताजी ये हो गए। ठीक है, और इनके जो पिताजी होंगे वो क्या होंगे, इसके दादा होंगे। तो अब इसके दादा हो गए। ठीक है, अब ये दोनों आदमी चूँकि मेल है तो यहाँ पे हम प्लस लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है कि ठीक है, यदि श्री एक्स का कोई भाई या बहन नहीं है, श्री एक्स का कोई भाई बहन, अच्छा श्री एक्स है कहाँ, इसमें से कौन है, एक लाइन को फिर से इसको दोहराइए, पता चल जाएगा। श्री एक्स कुमारी वाई के दादा का इकलौता बेटा है। अच्छा देखिए, तो वाई के दादाजी ये हो गए, इनका जो बेटा है वही एक्स है, मतलब ये आदमी एक्स हो गया। ठीक है, चलिए ये आदमी क्या हो गया, एक्स हो गया। अब अगर ये एक्स है तो अब आगे पढ़िए। यदि श्री एक्स का कोई भाई या बहन नहीं है, मतलब इसका कोई भाई बहन नहीं है, अकेले है। ठीक है, और उनके पिता कुमारी वाई के दादा हैं, और इनके पिता जो है ना, माने ई एक्स के जो पिता हैं ये कुमारी वाई के दादा हैं, इसके ये क्या हैं, दादा हैं। ये बात तो पहले भी बोल दिया था, अभी भी नहीं बोलता तो ये चलता। ठीक है, फिर भी ये बोल रहा है कि भाई वो क्या है, इसके दादा हैं तो हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो श्री एक्स का कुमारी वाई से क्या संबंध है, बताइए। जो श्री एक्स है उसका वाई से क्या संबंध है, सिंपल लिखा हुआ है भाई कि इसकी वाई का क्या है, ये एक्स पिता है, तो पिता इसका आंसर हो गया फादर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 में दिया है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से देखिए, क्या कह रहा है। यदि मतलब एक आदमी यदि 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है तो उसकी रेलगाड़ी 1 घंटे पहले छूट जाती है। यदि वो अपनी चाल बढ़ाकर 5 किलोमीटर पर आवर कर लेता है तब भी उसकी रेलगाड़ी 24 मिनट पहले छूट जाती है। उसे कितनी चाल से चलना चाहिए कि वह स्टेशन सही समय पर यानी कि एग्जैक्टली टाइम पर पहुंच जाए। देखिए इसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा कि टोटल डिस्टेंस जो है कितना है हमको वो निकालना होगा। जब टोटल डिस्टेंस निकल जाएगा तभी जो है हम बता सकते हैं कि आखिर उसका स्पीड क्या होगा। तो टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे कि देखिए उसके दो अलग अलग चाल हैं, तो यहाँ पे जो क्या समय भी अलग अलग लग रहा है, तो क्यों ना हम इन दोनों समय का डिफरेंस निकाल लें। अब अच्छा समय का डिफरेंस क्यों निकाल रहे हैं, ताकि हमको डिस्टेंस मिल जाए। तो समय का डिफरेंस पहले लग रहा था 1 घंटा, अब लग रहा है 24 मिनट। 1 घंटा मतलब होता है 60 मिनट, तो 60 मिनट जब 24 मिनट घटाइएगा तो कितना बचेगा, 36 मिनट बचेगा। बचेगा ना, चलिए 36 मिनट बचेगा। अब इस 36 मिनट को हम क्या करेंगे, घंटा में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ये मिनट में दिया हुआ है तो 60 से भाग कर दिया। ठीक है, इधर जो है हम एक फार्मूला का यूज करेंगे जो आप जानते होंगे। देखिए एक फार्मूला आप जानते होंगे, डी बराबर एस टी, यानी कि दूरी बराबर चाल गुना समय। अब चूंकि ये समय है तो हमको यहाँ समय का ही फार्मूला लगाना होगा, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा चाल। ठीक है, तो इसी का हम यूज इसमें करने वाले हैं। तो दूरी तो नहीं मालूम है तो उसको डी मान लीजिए, लेकिन चाल पहले का 4 था, अब का चाल जो है कितना हो, उसका 5 है, तो दोनों का अंतर ही क्या है, इतना है, 36/60 है। तो ये 12×3=36 हो जाएगा और ये 12×5=60 हो जाएगा, 3/5 आ गया। ठीक है, अब देखिए देखिए अच्छा यहाँ पे ये जो हम कैसे लिखे समझ में आ रहा है ना। देखिए ये जो समय है, ये दोनों, ये जो समय है समय, तो ये क्या है, हम दोनों 36 जो लिखे हैं इन दोनों समय का अंतर है, तो इसलिए यहाँ पे समय का फार्मूला लगा दिए, समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। चूँकि ये अंतर है तो माइनस लगा दिए हैं। इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करेंगे तो एलसीएम इसका 20 आएगा, 4 5 का, तो 4×5=20, 5D हो जाएगा, और ये -5×4=20, 4D हो जाएगा। I = आपका 3/5 फैले है, 5 से नीचे वाला कट जाएगा, 5×4=20, 4 मरतबा, और उधर 3 बचेगा। तो अब क्या हुआ, अब देखिए 5D से 4D घटेगा
यहाँ लिख देते हैं, तो ओनली डी बचेगा। तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 4 इधर भागा में उधर जाएगा तब गुना में, तो 4 3 कितना हो जाएगा 12। तो टोटल डिस्टेंस कितना निकल के आ गया 12 किलोमीटर। अब कोई फटाक से क्या करेगा, पहला ऑप्शन मार देगा, जो बिल्कुल गलत हो जाएगा। 12 किलोमीटर सिर्फ इसका डिस्टेंस आया है, ये आंसर नहीं है। आंसर निकालने के लिए हमको सोचने होंगे। देखिए कह रहा है उसे कितनी चाल से चलना चाहिए कि वह स्टेशन सही समय पर पहुंच जाए। टोटल डिस्टेंस हमको मालूम है, तो हम क्या करते हैं कि देखिए वो किस स्पीड से पहले जा रहा था, 4 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। तो अब उसका हमको नया स्पीड निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इस 12 में जो है 4 से भाग कर देंगे। तो 4 तियाँ 12, कितने समय लग रहे हैं उसको, 3 घंटा। लेकिन ये 3 घंटा उसका क्या लग रहा है, समय लग रहा है। सॉरी, तो यहाँ पे स्पीड नहीं निकला अभी, 1 सेकंड रुक जाइए। यहाँ पे स्पीड तो हुआ नहीं, ये टाइम हुआ। टोटल टाइम उसको कितना लग गया, 3 घंटा लग गया। 1 सेकंड। हाँ, तो यहाँ पर जो उसको समय लग रहा है वो लग रहा है कितने, यहाँ से हम समय निकाल रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद निकलेगा स्पीड। तो समय कितना लगा उसको, 3 घंटा टोटल लग गया। अगर इस 12 किलोमीटर के डिस्टेंस को वह 4 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से तय कर रहा है, तो उसको 3 घंटा का समय लग रहा है। लेकिन वो लेट था कितना, 1 घंटा लेट से पहुंचा था स्टेशन, तो वहीं तो उसको नहीं पहुंचना था। मतलब 1 घंटा लेट नहीं पहुंचना था, तो 1 घंटा इसमें से माइनस कर दीजिए। 1 घंटा माइनस जैसे ही करेंगे तो समय अब कितना लगेगा उसको, 2 घंटा। यानी कि अगर मैंने उस व्यक्ति को जो है अब किस चाल से वो चले कि वो 12 किलोमीटर के डिस्टेंस को 2 घंटे में तय कर दे। तब यहाँ पे निकाल लेते हैं हम उसका स्पीड। तो आप जानते हैं कि स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस बाई टाइम। तो डिस्टेंस है 12 और टाइम है 2, एग्जैक्ट टाइम, तो 2 छक 12, 2 छक 12। ठीक है, तो 6 किलोमीटर पर आवर जो है उसका स्पीड हो जाएगा। ये दिया होगा किसी ना किसी ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर 4 में दिया है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो गई। बड़ी अच्छा क्वेश्चन है, कई एग्जाम्स में पूछ चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 4 नंबर को देखिए क्या कह रहा है। यदि संख्या इतना 9 द्वारा विभाज्य है तो आप x का मान बताइए। देखिए 9 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि आपको क्या करना है, सभी नंबर को जोड़ लेने होते हैं। इस नंबर में जितने भी लेटर्स हैं इनको जोड़ लीजिए, और वो 9 से अगर कट गया, जोड़ने के बाद में अगर वो संख्या 9 से कट गया तो 9 से विभाज्य है, नहीं है तो नहीं है। तो हमको तो कटाना है, क्योंकि कहा है 9 से विभाज्य है। तो जोड़िए डिजिट को, 2 6 8, 5 13 4 17। अब 17 में कितना जोड़ दें कि जस्ट उसके बाद में ऐसी संख्या आ जाए जिसमें 9 से भाग लगता है। तो आप बताइए हम 17 में क्या जोड़ दें कि कितना आ जाए, 18। जब कहिएगा 18 कहाँ से लिए, तो भाई 17 के बाद में 9 से भाग लगने वाला संख्या 18 ही है, इसीलिए 18 लिखे हैं। तो एक्स की जगह पे हम क्या रखेंगे बोलिए, तो एक्स की जगह पे डेफिनेटली हम 1 रखेंगे, है ना। तो 1 जो है इसका आंसर हो जाएगा। मैंने 17 में कितना जोड़ा, 18 है, तो 1 जोड़ेंगे तो 1 आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को तो बहुत ही कम टाइम में आप कर सकते हैं, हम आपको अच्छे समझा दिए। चलिए, तरीका यही है इसको करने का, सबसे बेस्ट तरीका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका कह रहा है कि ट्रंप शासन में अमेरिका की एक संघीय एजेंसी। अच्छा, ये जो आपका करंट का क्वेश्चन है, तो 2018 का करंट का क्वेश्चन अब आपके एग्जाम में बिल्कुल नहीं पूछेगा, तो आप फालतू चीज़ें ना पढ़ें, इसको बिल्कुल पढ़िएगा ही नहीं। हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि निम्न धातुओं में से कौन सी धातु आयरन क्लोराइड से लोहे का विस्थापन करती है। मतलब जो आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से कौन सी धातु है जो आयरन क्लोराइड को क्या कर देगी, लोहे से विस्थापित कर देगी। तो वो जस्ता जो है या जिंक इसका आंसर हो जाएगा। इसका सिंबल जो है Zn होता है। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, एटॉमिक नंबर जो है इसका कितना होता है पीरियोडिक टेबल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 7 नंबर, इसको ध्यान से देखिए। कह रहा है 51 से 84 का वर्गमूल क्या है। 51 से 84 का अगर हमको वर्गमूल निकालना है तो इसका बड़ी ही आसान ट्रिक बताए थे हम पिछले वीडियो में, एक बार फिर से बता रहे हैं, इसको ध्यान से देखिए। आपको क्या करना है, देखना है कि जो सबसे लास्ट में कौन सा डिजिट है, 4 है। तो 4 किसके किसके स्क्वायर में आता है, तो 4 जो है 1 से लेकर 9 तक में आपको देखने हैं कि किसके किसके स्क्वायर में आता है। तो ये 4 जो है
2 या 8 के स्क्वायर में आता है, मतलब 2 का स्क्वायर करेंगे तो भी इकाई अंक 4 आएगा, 8 का स्क्वायर करेंगे तो भी इकाई अंक 8 8 64 4 आएगा। तो इतना आप जैसे ही लिखिए तो ये क्या हो जाएंगे, दोनों के दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब बचा 49। तो 49 के जस्ट नीचे किसका स्क्वायर होता है, तो वो होता है 7 का। तो आप 7 लिख दें। इस 7 में आपको एक स्टेप बढ़ाने हैं और दोनों को मल्टीप्लाई कर लेने हैं, तो 7 8 कितना हो जाएगा 56। अब इस 56 से कंपेयर कीजिए कि 51 छोटा है या बड़ा है, तो ये छोटा है, तो इन दोनों में से छोटा उठा के रख देंगे। बड़ा रहता था बड़ा वाला उठाते, ठीक है। तो 72 जो है इसका आंसर हो गया। जो ऑप्शन नंबर 2 में दिया है तो ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मानव मस्तिष्क में ध्वनि की अनुगुंजन कितनी देर तक कायम रहती है। यानी कि जब हम कोई भी चीज़ सुनते हैं, ठीक है, तो वो हमारे मस्तिष्क में कितने समय के लिए रहता है, तो वो 1/10 सेकंड के लिए रहता है। इसको जब भाग कीजिएगा तो 0.1 आएगा। कैसे भाग करते हैं, एक लिख देना है, एक जीरो है तो राइट साइड से एक अंक के बाद दशमलव लगाइए, 2 जीरो रहता तो 2 अंक के बाद दशमलव लगाते, तो 0.1 सेकेंड जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 में दिया है तो ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। फरवरी 2018 में टाटा सन्स के अध्यक्ष, देखिए ये जो आपका करंट का क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम में आप बिल्कुल नहीं आएगा, तो आप इसको बिल्कुल पढ़ें ही नहीं, इसको काट दें, क्योंकि फालतू चीज़ें पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। 2018 करंट आपके एग्जाम में आएगा, नहीं आएगा तो क्यों पढ़ना है, उसको नहीं पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, 23.2/7 मीटर लंबाई की 15 छोटी छड़ों को जोड़कर एक बड़ी छड़ बनाई गई है। बड़ी छड़ की लंबाई कितनी होगी आपको ये बताने हैं। बहुत ही आसान है, आप इसको ध्यान से देखें। इसको जरा तोड़िए तो एक बार, तो 7 तरीका 21 के 1 शेष 2 और 7 दूने 14 2 16, 161 आ गया। और ऊपर 2 था तो उसको जोड़ेंगे और बटा 7 लिखेंगे। इसको तोड़ते तो ऐसे ही है ना, तो 163 बटा 7 हो जाएगा टोटल तोड़ने के बाद में। ठीक है, 163 बटा 7। अब हमको क्या करने हैं कि ऐसे ऐसे 15 टुकड़ों को जोड़ने हैं। तो या तो आप इसको 15 बार जोड़ें तो बहुत लंबा टाइम लगेगा, उससे आसान है कि आप इसमें 15 से मल्टीप्लाई कर दें। फिर कितना आता है देखिए, 15 तिया 45 के 5 हासिल 4, 15 छक 90, 4 94 के 4 शेष 9, 15 कम 15 9 24। ठीक है, आप बटा 7। अब इसको भाग कर लें क्योंकि फ्रैक्शन में आंसर दिया है। तो 7 तरीका 21, 3 34, 7 चौका 28, 6 65, 7 नवा 63 और 2 65। तो कितना आ गया, 349.2/7 आ गया। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर 3 में दिया है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, एक सप्ताह में एक घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के साथ कितनी बार समकोण बनाती है। इसको अभी छोड़ दीजिए, इसको हम बाद में एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर निवेशित ₹X पर 5 वर्ष का ब्याज उतना ही है जितना 7.5% साधारण वार्षिक ब्याज दर पर 6 वर्षों के लिए निवेशित राशि Y पर है। तो आप X/Y बताइए। ठीक है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, P/R/T डिवाइडेड बाई 100, यानी कि मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100 होता है। तो मूलधन कितना है पहले का ₹X, दर जो है कितना है 8%, समय कितना है 5 बरस, अब बटा फार्मूला का 100, ये बराबर हो जाएगा ₹Y जिस पर 7.5% जो है इंटरेस्ट रेट है, 6 वर्ष के लिए है, अब बटा 100 के बराबर। अब यहाँ से X/Y हमको निकाल लेते हैं ना आराम से। 100 से 100 तो कट ही जाएंगे, यहाँ से अब डेसिमल हटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 1 पर 1 जीरो आ जाएगा। अब इसको काटेंगे तब 5 दूना 10 हो जाएगा और 5 से ये 15 मरतबा कट जाएगा। जब इसको कटाइएगा तो 2 3 6 3 मरतबा कट जाएगा। इसको कटाइएगा 5 से तो 5 3 15 3 मरतबा कट जाएगा। अब तो कुछ नहीं बचा, तो इधर X यहीं पर रहेगा, Y इधर गुना में इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा। इधर 3 तियाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 3 तियाँ 9 और ये बटा इधर 8 है ना गुना में होने जाएगा था भागा में। तो X/Y X/Y बराबर जब 9/8 है तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, बटा को रेशियो में लिख सकते हैं। तो X/Y बराबर 9/8, यही इसका आंसर हो गया।
ऑप्शन नंबर 3 में दिया है तो ऑप्शन नंबर 3 आंसर होगा। एक सेकेंड, एक सेकेंड। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है दिए गए मदों के समूह के लिए सबसे उपयुक्त शब्द को चुनिए। यहाँ पे आपको मौसम दिखा रहा है, यहाँ मतलब दिखा रहा है कि भाई बहुत धूप है, यहाँ पे दिखा रहा है कि ये भी मौसम ही है, लेकिन यहाँ पे बारिश हो रही है, और यहाँ पे दिखा रहा है कि बच्चा खुश है। तो ये तीनों जो किसको दर्शा रहे हैं, तो तीनों को अगर एक साथ देखा जाए तो ये मौसम को दर्शा रहा है, क्योंकि मौसम में कभी गर्मी होती है, कभी बारिश होती है ना। तो ये किसको दर्शा रहा है, ये मौसम को दर्शा रहा है। तो मौसम जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इसका आंसर मौसम दिया होगा, आप नीचे देख सकते हैं, देखिए वहाँ 3 नंबर में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए 14 नंबर को। क्या कह रहा है, दिया गया चार्ट कंपनी एक्स में पुरुष और महिलाओं की औसत दैनिक आय दर्शाता है। पुरुष और महिलाओं की औसत दैनिक आय के बीच का अंतर साल दर साल क्या हो रहा है। अब साल दर साल लिखने का मतलब तो ये है कि भाई पुरुष और महिला के औसत दैनिक आय के बीच में साल दर साल क्या हो रहा है, या तो बढ़े मतलब इनका आय बढ़ेगा, नहीं तो घटेगा, नहीं तो समान रहेगा, क्योंकि साल दर साल लिख दिया है। तो अब देखते हैं कि आखिर क्या हो रहा है। यहाँ देखिए, इसमें जो आपका वाइट वाला दिख रहा है बॉक्स, ये आपका मेन के लिए है, मतलब मेल के लिए है, और जो लाइन वाला है ये फीमेल के लिए है। ठीक है, अब हम यहाँ से देख लेते हैं कितना कितना का अंतर है। तो अगर यहाँ पे अंतर देखा जाए तो कितना है, ये 35 है और ये 18 है, तो 18 दूनी 36, 17 है यहाँ पे अंतर। ठीक है, यहाँ पे निकालिएगा तो 21 है और ये 40 है, तो यहाँ पे 19 का अंतर आ गया। यहाँ पे अंतर निकालिएगा तो 27 और 20 47, 1 48, 21 का अंतर है। अप्रॉक्स में निकाल रहे हैं डेसिमल को छोड़ के, क्योंकि इस तरह से जल्दी हो जाएगा। जब बहुत करीब करीब डिफरेंस आने लगता है तब डेसिमल को लिया जाता है। 34 है, यहाँ 59 है, तो 34 है 20 54, 5 59, 25 का यहाँ पे गैप है। यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे कितना का गैप है जी, 40 और 26 66, 26 का यहाँ पे गैप है। तो आपने देखा कि इनके बीच में इनके जो दैनिक औसत आय है महिला और पुरुष का, वो पहले 17 था, फिर 19, फिर 21, फिर 25, फिर 26, सभी क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो बढ़ रहा है इसका इनकम, ये इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ रहा है, अगर घटता तो घटता बोलते, बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है बोलेंगे। ठीक है, देखिए ऑप्शन में इस तरह का आंसर दिया गया होगा, वहीं इसका आंसर होगा। यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 3 में, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, इसको ध्यान से देखें। बोल रहा है कि निम्न प्रदर्शित वेन आरेख के अनुसार बिग, क्लेवर, पैरोट का अर्थ क्या होगा। तब बिग है यहाँ पे, ये आपका आयत देख सकते हैं, क्लेवर जो है आपका त्रिभुज है, और पैरोट जो है क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, तो इनका अर्थ क्या है, तो मतलब अच्छा, तो इनका अर्थ क्या है। ठीक है, इस तीनों में क्या कॉमन है ये चुनना होगा आपको। सर्कल का तो बात है नहीं, सर्कल को छोड़ दीजिए। तो इन तीनों में देखिएगा ज़रा ध्यान से आप, तो यहाँ पे हमको क्या कॉमन दिख रहा है, सी कॉमन दिख रहा है, तो सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फॉस्फोरस के, एक सेकेंड आ जाएगा, फॉस्फोरस के एक परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा 5, इसको आप याद रखें, या फिर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से निकाल भी सकते हैं। चलिए फिलहाल इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, उस विकल्प का चयन करें जो MN पर मिरर को रखे जाने पर निम्न चित्र को के सही मिरर चित्र को चित्रित करता है। यानी कि हमको इस चित्र का क्या करना है, मिरर इमेज निकालने हैं। बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ पे अगर गोला है तो निश्चित है कि यहाँ पे एक गोला बनेगा। अब यहाँ पे ये जो इस तरह का दिख रहा है, तो यहाँ पे उस तरह का नहीं बनेगा, यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ये इधर से था तब इधर से हो जाएगा, क्योंकि मिरर इमेज में क्या होता है कि सिर्फ
ये इधर से इधर पलट जाता है, ऊपर जो जी नीचे का है वो नीचे ही रहता है, वो उसमें कोई चेंजिंग नहीं आती है। जैसे ये जो एरो आपको दिख रहा है, ये अगर नीचे है तो ये क्या रहेगा, हमेशा नीचे ही रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आने वाली है। ठीक है। और बाकी सारी चीज़ें जैसे हैं वैसे, अगर मान लीजिए पहले से था आई से, तो अब हो जाएगा आई से। ठीक है, यही चीज़ होगा। तब इसको देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया है, अब जिसमें दिया होगा वहीं आंसर हो जाएगा। पहला में तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि एरो को ही घुमा दिया है। दूसरा ऑप्शन में दिया है तो ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 10 किलो वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो देखिए, आप 10 किलो का चाहे 50 किलो का चाहे 100 किलो कितना वजन सिर्फ उठाकर अगर वो व्यक्ति खड़ा है, कोई काम नहीं किया है, तो उसके कार्य को क्या माना जाएगा, जीरो माना जाएगा। तो जीरो जूल इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि साइंस कहता है कि अगर आपने किसी चीज़ पे बल लगाया और वो वहाँ से थोड़ा सा भी नहीं घसका, तो आपने कोई काम नहीं किया है। हालांकि आपका एनर्जी तो गया है, लेकिन साइंस इस चीज़ को नहीं मानता है। तो जीरो इसका आंसर हो गया। जो क्वेश्चन नंबर 19 है, कह रहे कि 2018 में एशियाई खेलों की मेजबानी, तो ये 2018 का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, जिसको आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपके एग्जाम में तो आएगा ही नहीं। फिर क्यों पढ़ना है इसको, इसको छोड़िए, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है नीचे चित्र के रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त चित्र का चयन नीचे के विकल्पों में से करें। अब देखिए, यहाँ पे 3 बॉक्स भरा हुआ है, चौथा भी हमको भरने हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर एक लाइन है, तो यहाँ पे ये लाइन जाकर ऊपर पूरा हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसे आके पूरा हो जाएगा इसमें, और ये जाके इसमें पूरा हो जाएगा। इतना तो रहना ही चाहिए। ठीक है, तो पहले इस तरह का देख लीजिए कहाँ दिया है, आप बाकी हो जाएगा, देख लेते हैं उसको भी। चलिए, तो देखिए पहले का तो देखिए नहीं हो सकता है ना, क्योंकि हमने मारा है कैसे, एक सेकेंड, अभी इससे क्लियर नहीं हो रहा है, इतना से सिर्फ क्लियर नहीं हो रहा था। इसमें एक चीज़ और था, ये वो इथी वाला घुमाने वाला। जैसे कि देखिए यहाँ पर अगर, कहाँ चला गया, यहाँ है, यहाँ पर देखिए जैसे कि ये जो है ये गोला घूम रहा है, तो ये आएगा ऐसे। ठीक है, तो इसमें ये भी होना चाहिए, तब जो है आपका आंसर मिलेगा। अब देखिए ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ था, तो 4 ही इसका आंसर हो जाएगा। इसको ऑप्शन से देख के ही बनाया जाता है, हालांकि मैं इसको जूम किए हुए हैं इसलिए ऑप्शन आपको एक साथ नहीं दिख रहे हैं। तो 4 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कथन निष्कर्ष वाला, इसको ध्यान से देखिए। कह रहा है तर्क क्या है कि एक पिता ने अपने बेटे को सलाह दी कि चेन्नई से मैंगलोर तक का सबसे छोटा रूट बेंगलुरु से होकर है। एक पिता अपने बेटे को सलाह दे रहा है, इसका मतलब अपनी अनुमान क्या है कि बेटा मैंगलोर जाना चाहता है। बिल्कुल सही बात है, अगर उसका बेटा मैंगलोर जाना चाह रहा है तभी तो पिता सलाह दे रहा है, तो ये सही है। दूसरा कह रहा है पिता हर किसी को सलाह देता है, हर किसी को लगा दिया तो ये गलत हो गया। पिता अपने बेटे को सलाह दे रहा है, इसका मतलब ये थोड़ा कि हर किसी को सलाह देता रहे कि भाई तुम इधर से जाओ उधर से जाओ, तो ये गलत हो जाएगा। तो सिर्फ 1 नंबर इसका आंसर हो जाएगा, 2 नंबर इसका गलत हो जाएगा। यानी कि इसका जो है ओनली एजम्पशन 1 इज इम्प्लिसिट, यानी कि केवल अनुमान एक अंतर्निहित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 डैश एक बहुकोशिकीय जीव है। इसमें से कौन सा है जो एक बहुकोशिकीय जीव है, आप इसको देख लें, यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको एगेरिकस, है ना, यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 23 नंबर क्या कह रहा है, 23 नंबर कि यूरेनियम के आइसोटोप के उपयोग की पहचान करें। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। अब यूरेनियम का यूज होता कहाँ है, तो यूरेनियम का यूज जो है परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में इसका उपयोग होता है, इसलिए यही इसका आंसर होगा। बाकी यहाँ कहीं होता है यूरेनियम का उपयोग, घेंघा के उपचार के लिए किसका उपयोग करते हैं, आयोडीन का, है ना। तो इसका सिर्फ जो है आंसर क्या हो जाएगा, परमाणु रिएक्टरों में ईंधन, यानी कि ऑप्शन नंबर 3।
यूरेनियम का उपयोग जो है परमाणु रिएक्टरों में ईंधन के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। दिए गए वेन आरेख के अनुसार गैर खिलाड़ी और अनुशासित डिसिप्लिन लड़कों की कुल संख्या कितनी है। देखिए यहाँ पर बॉय को दर्शा रहा है कौन सा, ये आपका स्क्वायर, ठीक है, बॉय के लिए। एथलीट को कौन दर्शा रहा है, सर्कल। डिसिप्लिन दर्शा रहा है किसको, रेक्टेंगल को। और सर्कल ये आपका ट्रायंगल जो है गर्ल्स को दर्शा रहा है। तो कहा है कि आपको गैर मतलब नॉन एथलीट यानी कि एथलीट नहीं, यानी कि सर्कल में नहीं होना चाहिए, ठीक है, और लड़कों की संख्या आपको बतानी है यानी कि स्क्वायर। तो स्क्वायर में तो आपको देखने हैं लेकिन सर्कल को नहीं। तो इसको छोड़ के कौन कौन से नंबर बच गए, एक यहाँ और 9 यहाँ। दोनों को जोड़िएगा तब टोटल विद्यार्थी निकल जाएगा। तो 9 एक कितना हुआ, 10। 9 एक कितना हो गया, 10, है ना। तो 10 जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आप देख लीजिएगा आंसर दिया है। देखिए ऑप्शन नंबर 1 में दिया है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका आंसर हो जाएगा 10, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है। शक्ति की इकाई क्या होती है, वाट होती है। तो वाट जो है इसका आंसर हो जाएगा। हालांकि इसमें ऑप्शन गलत दे दिया है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर वाट ही होगा, क्योंकि पास्कल जो है किसका इकाई है, ये दाब का इकाई है। दाब की इकाई जो है, प्रेशर की इकाई पास्कल होती है। यहाँ पे जूल जो लिखा है ये किसका, ये ऊर्जा का मात्रक होता है या कार्य का। कार्य का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, जूल होता है। न्यूटन किसका होता है, ये बल का ऐसा ही मात्रक होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि वाट जो है किसका ऐसा ही मात्रक है, तो ये शक्ति का ऐसा ही मात्रक होता है। चारों ऑप्शन को बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए 26 नंबर क्या कह रहा है। 26 नंबर, एक खराब वस्तु जिसका मूल्य 12,000 रुपया है 15% की हानि पर बेचा जाता है। यदि मूल्य में और 5% की कमी कर दी जाती है तो इसका विक्रय मूल्य कितना होगा। तो एक वस्तु का मूल्य यहाँ पे 1200 रुपया है, पहले इसमें 15% की हानि पर इसको बेचा जाता है। तो जब भी आपको हानि की बात कहे प्रतिशत में, जितना परसेंट हानि कहे उसको 100 में से घटा लीजिएगा, जितना परसेंट लाभ कहे उसको जोड़ दीजिएगा। लाभ कहे या वृद्धि कहे तो 100 में जोड़ना है परसेंटेज में, हानि कहे चाहे कमी कहे परसेंटेज में तो आपको 100 में उसने घटाने हैं। तो 15% हानि मतलब 100 से 15 आ गया 85। इसको सॉल्व करने के बाद जो आएगा उसमें जो है 5% की और कमी करनी है, तब ये कर लीजिए। 100 से 5 गया 95%। इसी को सॉल्व कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। 100 से ये दोनों जीरो कट जाएगा, इसको काटिएगा 4 से तो 25 मरतबा, इसको काटिएगा तो 4 3 12। इस 25 को 5 से काटिएगा तो 5, और इसको काटिएगा तो 19। इस 5 से इसको काटिएगा तो 17, मल्टीप्लाई करें 17 3 51। 51 में 19 से गुना कर लेंगे, जो आएगा हमारा आंसर हो जाएगा। 19 से कम 19 के 9 हासिल, 1 19 5 95 1 96, 900 जो है 69 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। कथन निष्कर्ष वाला है, फिर से इसको देखें। क्या कह रहा है कथन कि अक्सर व्यस्त बाजार वाले क्षेत्रों में लोगों को फुटपाथ पर चीज़ें बेचते देखा जाता है, ठीक है। निष्कर्ष क्या है, इन विक्रेताओं से फुटपाथ खाली कराने के लिए पुलिस की मदद लें। हाँ, पुलिस से जब कहेंगे तो वाकई इन लोगों को साइड कर सकता है। दूसरा क्या है कि फुटपाथ जाम किए बिना इन विक्रेताओं को अपना माल बेचने के लिए कुछ जगह आवंटित की जानी चाहिए, भी बात सही है। अगर इनको जगह आवंटित कर दिया जाए तो फिर ये फुटपाथ जो है रोड पे नहीं लगाएंगे। तो दोनों ही बात बिल्कुल ही सही है, इसलिए इसका जो है निष्कर्ष 1 और 2 दोनों ही सही होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से सही समरूप शब्द युग्म का चयन कीजिए। जैसे तेज का संबंध धीमा से है, तो तेज का उल्टा होता है धीमा। तेज का उल्टा होता है धीमा, तो वैसे ही इंतजार करना का उल्टा बने रहना होगा नहीं, क्योंकि ये एक ही बात है। घूमना घूरना और झांकना एक ही बात है, तो बढ़ाना का उल्टा घटाना हो जाएगा। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हुआ है। क्वेश्चन के पीछे क्या रीज़न है वो हमने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 29 नंबर क्या कह रहा है कि किस मुलायम अभिनेता को तेलुगु फिल्म जनता गैराज के लिए, अच्छा ये तो करंट का क्वेश्चन है ना, करंट अफेयर्स 2018 का था, आपके एग्जाम में नहीं आएगा तो आप इसको बिल्कुल ना पढ़ें। क्या है नहीं है बिल्कुल ना पढ़ें, आगे बढ़ जाएं।
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है समजातीय श्रृंखला के अनुवर्ती सदस्यों की परमाणु द्रव्यमान इकाइयों के बीच कितनी भिन्नता होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 14। ठीक है, समजातीय श्रृंखला के अनुवर्ती सदस्यों की परमाणु द्रव्यमान इकाइयों के बीच कितनी भिन्नता होती है? तो इसका आंसर हो गया 14। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में मुझे 1 से लेकर के 30 तक के सभी क्वेश्चंस बताने से मैंने आपको बता दिया, अच्छे समझा दिए हैं। उम्मीद करते हैं आप सारे क्वेश्चंस को समझ गए होंगे और वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो के एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहाँ भी हैं, वहाँ पे इस वीडियो को एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।